साफ सफाई से लेकर के बायोगैस, बायो फर्टिलाइज़र, वेस्ट मैनेजमेंट ग्रामीण भारत में इसका इजाफा होगा। और जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो ये भी उससे जुड़ा हुआ विषय है और निश्चित तौर पर जो कृषि और जो सहायक क्षेत्र है उससे इनको ज़रूर लाभ होगा। एक बार हम फिर से अपनी मूल चर्चा पर वापस लौटते हैं। किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है ये बजट 2021-22 का। हम डॉक्टर सुरेश पाल से पास उनसे अपनी बात कर रहे थे। उनसे एक बार फिर से हम वापस लौटते हैं। सुरेश पाल जी, आप किसानों की आय दोगुनी करने के विषय में अपनी बात कर रहे थे। उस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। जी, अपनी बात आप जारी रख सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि इस बजट में रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके और कैसे ग्रोथ को स्टिमुलेट करें, रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप करें, उस पे जो है फोकस किया गया है। जी। और उसमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं। उसमें जो दो चीजों को मैं कहना चाहूंगा, 6 पिलर वैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं बजट में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, फिजिकल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिकवरी के लिए और फर्दर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। दूसरा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं बट इन पे हम दो बात करते हैं। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पे इतना सब रिसोर्सेज का होते हुए भी कहीं पे कोई रिसोर्सेज में किसी तरह का जो एलोकेशन किया है उसमें कमी नहीं है। सभी चीजों में जितना पहले था उससे जहां पे गुंजाइश थी उसको बढ़ाया गया है। इसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मई में पैकेज अनाउंस किया गया था उसमें 2-3 चीजों पे फोकस किया गया था। उसमें था एग्रीकल्चर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक बनाने की बात की गई थी, वो शुरू भी हो गया। उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है बजट में और उसके साथ में रिसोर्सेज को भी उसमें आइडेंटिफाई करने का ये प्रयत्न किया गया है। उसके लिए एक सेस लगाया गया है कस्टमर एक्साइज के द्वारा। कंज्यूमर्स अफेक्टेड ना हो लेकिन कुछ रिसोर्सेज एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अवेलेबल हों। दूसरी बात जो उसमें कह गई थी वो फूड प्रोसेसिंग की, कि विलेजेस में जब हम फूड प्रोसेसेस करेंगे, वैल्यू एडिशन होगा, इस तरह के छोटे मोटे जो वहां पे इंडस्ट्रीज आएंगी तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन पे होगा। तीसरी बात जो उस पैकेज में कही गई थी उसको बजट में भी फोकस किया गया है, डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई थी। उसमें फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की गई थी लाइव स्टॉक, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रोविजन किया गया है कि ये जो प्रोसेस है डाइवर्सिफिकेशन की उसको कैसे कंटिन्यू करें। और तीसरी बात जो इसमें कही गई है वो इसमें ये बात है कि जो हमारे पोस्ट मार्केट रिफॉर्म्स हैं, कॉम्पिटिटिवनेस हैं, उसमें जैसे चाहे। चलिए, आपने लगभग अपनी बात कही है। जी जी सुरेश जी, उसमें पूरा ध्यान दिया गया है। और जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी है या मनरेगा है जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए है, उनमें भी कोई किसी तरह की कटौती हमको देखने को नहीं मिली, तो अपने आप में स्वागत ही हो। जी, अब आते हैं आपकी इनकम की जो आप कह रहे थे, तो इनकम में 2-3 चीजें जिन पे फोकस किया गया है। सबसे सुरेश जी, आपसे इल्तजा करेंगे कि अपनी बात थोड़ा संक्षेप में रखें क्योंकि समय बहुत कम रह गया हमारे पास। अभी हमें संदीप दास जी के पास भी जाना है। जी चलिए, मैं एक 2 सेंटेंस में कंप्लीट करता हूं। सबसे पहले है रिसोर्स यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और लागत कम हो। इसके लिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, उनका अडॉप्शन कैसे हम फैसिलिटेट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफाई किया गया है। दूसरा, विद इन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है कि जो हाई वैल्यू कमोडिटीज हैं, जो इनकम जनरेटिंग कमोडिटीज हैं, जिनकी डिमांड है मार्केट में, तो उनको तरफ डाइवर्सिफिकेशन को कैसे ले जाएं, कैसे हम प्राइस पॉलिसी को उससे अलाइन करें, कैसे हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है उसको उससे अलाइन करें, ये दूसरा मुख्य मुद्दा है। और तीसरा जो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मार्केट को कैसे एफिशिएंट करें, फार्मर्स की एक्सेस कैसे बढ़ाएं, कैसे मार्केट कॉम्पिटिटिव हो, उसकी सारी प्रोसेस की भी एक बहुत अपने आप में बड़ा योगदान उसका है प्राइस रियलाइजेशन के लिए और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल, मार्केट को कैसे सशक्त बनाए, किस तरह से लगातार इस पर कोशिश करे। सरकार एमएसपी पर उसने अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से इस बजट में दोहराई है। इस पर हम आशीष भूटानी जी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम संदीप दास जी के पास चलते हैं, सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट। सर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर किसानों से
आपका मिलना जुलना रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये किसान इस बजट को देख रहे हैं? क्या कुछ उनको लगता है कि ये जो चाहे ऋण में बढ़ोतरी, ऋण देने में बढ़ोतरी है, लोन्स जो है वो उनको आसानी से और ज़्यादा मिल सकेंगे, चाहे जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, किस तरह से उनके दिन और बेहतर और खुशहाल होने वाले हैं? क्या कुछ मानते हैं किसान? फोकस जो बजट का रहा है तो वो जो रहा है कि एलाइड सेक्टर जो एक्टिविटीज है ना, एलाइड सेक्टर डेयरी हो, मिल्क हो, लाइफ स्टॉक्स हो, आप देखोगे जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर क्रेडिट भी उन्होंने फोकस है, जो 16 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है कि वो जो लाइफ स्टॉक सेक्टर को जाए, जो फार्मर्स। ये बात बता दूं कि भारत में जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वहाँ जो फार्मर्स एंगेज है वो बहुत सारे लोग लैंडलेस है, लैंडलेस है जो सीरियल उगा नहीं पाते, उनके पास मतलब बैकयार्ड पोल्ट्री हो या फिर दूध है, डेयरिंग है, ये सब चीज के लिए रखा गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और फोकस जो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारा मुद्दा ये क्या है, हम लोग प्रोडक्शन बहुत सारे करते हैं बट प्रोसेसिंग बहुत कम होता है भारत में जी। तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का बात करते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि उसके प्रोविजन रखा गया कि वो जो एपीएमसी मंडी है जी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और जो टॉप स्कीम है, जो ऑपरेशन ग्रीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था, जो फोकस था टमाटर, अनियन और पोटैटो, उसको भी बोला कि 22 और पेरिसेबल कमोडिटी रखा जाएगा। तो पूरा जो फोकस का बजट का रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो वैल्यू चेन में है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन सर्कल तो मतलब हमारा फोकस बहुत सालों से रहा है जी। बट अभी क्या हो रहा है, बिकॉज क्योंकि हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अब पोस्ट हार्वेस्ट प्री हार्वेस्ट लॉसेस बहुत जाता है, तो किसान के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद उसको सेल करने तक उसके लिए बहुत दिक्कत, चैलेंजेस होता है जी। तो बजट वो कोशिश कर गई है। और एलाइड सेक्टर फोकस है, जो कि आपको ये बता दूं कि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर इज ग्रोइंग एज अ फास्टर रेट, मतलब 8 से करीब 7 से 10% तक का ग्रोथ हो रहा है पोल्ट्री डेयरिंग में जी। तो वो सबसे ज्यादा जो डबलिंग फार्मर इनकम में यही इनकम सपोर्ट देगा जी। और एक छोटा सा बात बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है एलाइड सेक्टर, कि इसका जो इनकम है या मिल्क का इनकम लीजिए या पोल्ट्री का देखिए, लाइफ स्टॉक का है, वो इमीडिएट होता है। अनलाइक सीरियल्स में क्या होता है, आपको 3 महीने के बाद ही जब बेचोगे, सोइंग करने के बाद ही मिलेगा। यहाँ इमीडिएट पेमेंट होता है, मिल्क में 15 दिन में पेमेंट होता है जी। तो वो एक बहुत बड़ा चीज कैश जी, निश्चित तौर पर ये एक कैश इनफ्लो जो है जनरेट करता है किसानों के लिए, और कैश एक निश्चित तौर पर उनके लिए सशक्त बनाता है। डॉक्टर, यहाँ पर एक बार फिर से हम आशीष भूटानी जी के पास आएंगे। आशीष भूटानी जी, एमएसपी पर एक बार फिर से बजट में प्रतिबद्धता दोहराई है, इतना कोहराम मचा हुआ आप देख रहे हैं एमएसपी को लेकर के, और कई बार ये जो कन्फ्यूजन एक क्रिएट है, सरकार ने फिर से इसको बिल्कुल साफ किया है। सभी जिन्सों के लिए उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। एपीएमसी को भी सशक्त बनाने के लिए कोशिश की गई है इस बजट में। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रावधान को? अगर आप देखें, जो माननीय वित्त मंत्री की स्पीच में भी बताया गया कि कितना सरकार ने प्रोक्योरमेंट बढ़ाया है, चाहे वो पैडी का हो, चाहे वो गेहूं का हो, और जिन्सों का, पल्सेस, ऑयलसीज में प्रोक्योरमेंट बहुत पहले बहुत कम होता था। 70 से 75 गुना का इंक्रीज पल्सेस में, ऑयलसीज में भी 20, 25, 30 गुना का इंक्रीज पिछले 5-6 सालों में देखा गया है। और सरकार में साहब ने बताया कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता फिर बताई है कि हम खरीद करते रहेंगे, मंडियों को सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, जो एपीएमसी में 1000 मंडियां जोड़ी जा रही हैं। हमारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी उनको अब शामिल किया गया, वो भी इस पैसे को इस्तेमाल करके मजबूत कर सकते हैं हमारा जितना भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कि संदीप दास जी ने कहा और सुरेश पाल जी भी ने कहा, पूरा सरकार ने जितना प्रोडक्शन के ऊपर इतना ध्यान दिया था उसको बरकरार रखा है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ और ध्यान है सरकार का, कि जिससे कि प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इंप्रूव हो, किसानों को मंडियों से एक्सेस मिले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मंडी हो चाहे फिजिकल मंडी हो, और उसको बेहतर प्राइस मिल सके। ये सब जितने उपाय हैं, जितने की डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम हम रियलाइज कर सकें 2022 तक। और एमएसपी की, जैसे मैंने पहले भी कहा, और मंत्री जी ने पहले बताया कि वित्त मंत्री ने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है रहेगा, मजबूत किया जाएगा, जिससे ज्यादा किसानों को इसका बेनिफिट मिल सके।
जी बिल्कुल। अब सुरेश जी, डॉक्टर सुरेश, आपसे चलते चलते बहुत संक्षेप में कमेंट चाहेंगे कि कैसे कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकेगा यह बजट, क्या कुछ कहेंगे, आपके क्लोजिंग कमेंट्स बहुत संक्षेप में। देखिए, ऐसा है कि सरकार के जो भी फोकस हैं उसमें आप जैसे उससे लगा के फार्म से लगा के और उसके बाद में जो पोस्ट हार्वेस्ट है या वैल्यू एडिशन है, सभी पे उस पे फोकस किया गया है। उसके बाद में जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत जरूरी है इसमें कहना। इस बजट में एक चीज, बड़ी अच्छी चीज बताई गई है कि जो प्रोक्योरमेंट है एमएसपी पे, उसकी क्वांटिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और सरकार ने भी उस पर ज्यादा एलोकेशन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड का देखें तो हायर एलोकेशन है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है, हम जनरली एक परसेप्शन था कि करीब 5-6% फार्मर्स ये हैं जो इससे बेनिफिट होते हैं, बट जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो संख्या कहीं ज्यादा है जो डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं, और इनडायरेक्टली तो बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर का क्योंकि ग्रोथ पॉजिटिव रहा है, ये सब पैकेज, ये सब मीजर्स के बाद में मैं समझता हूं जो हमारा एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है 21-22 में वो अच्छा रहेगा, और ये हेल्प करेगा हमारे इकोनॉमी के रिकवरी, हमारे इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा, हमारे किसानों को भी हेल्प करेगा। संदीप दास जी, हमारे पास समय बहुत कम है। डॉक्टर सुरेश, संदीप दास जी, बिल्कुल 30 सेकंड में आपके क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज है जो फोकस में हमेशा रहता रहा हूं कि एमएसपी ऑपरेशन एक वन पार्ट ऑफ इट दैट कि अभी जो सरकार ने बोला है कि एमएसपी ऑपरेशन बंद नहीं होगा और एमएसपी चालू रहेगा, बट सरकार को अभी फोकस ये करने के चाहिए कि जो ग्रेन स्टॉक है हमारे पास, जो फूड ग्रेन स्टॉक है इतना ह्यूज है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। इस बजट में सबसे बड़ा चीज इन्होंने किया है कि मैं बता रहा था, बहुत ट्रांसपेरेंट वे में इन्होंने सारा जो फूड सब्सिडी बिल है, जो नेशनल फूड एक्ट है, उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। 3 लाख करोड़ का पूरा जो पेंडिंग था कर दिया है, अगले साल के लिए भी उन्होंने दिया है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि फूड सब्सिडी जो बजट था उसको पूरा एक्सपेंसेस को इन्होंने क्लियर कर दिया 1 साल में। हालांकि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, बट ये एक अच्छा चीज होगा आगे जाकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ऑपरेशन करने के लिए, एमएसपी ऑपरेशन करने के लिए जी। और सबसे बड़ा चीज मतलब को, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जी, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी एक बड़ा अचीवमेंट है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमारे पास समय बहुत बस इतना ही, चूंकि इस पर चर्चा लंबी और विस्तार से की जा सकती है, आगे हम फिर जरूर किसी अन्य दिन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आशीष भूटानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुरेश पाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और संदीप दास जी, बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने सार्थक सकारात्मक विचार हमारे साथ साझा किए। तो आज के आत्मनिर्भर भारत के इस अंक में बस इतना ही। जिस तरह से ये हमारा कृषि का बजट पेश हुआ है, निश्चित तौर पर न सिर्फ कृषि पूरे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि जो किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जो किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है, वो निश्चित तौर पर परवान चढ़ सकेगी। तो इस आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Nine to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बढ़ सी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। As the day unfolds,
and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD News and DD India. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिद। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की जगह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी। इसी दौरान किसानों के मुद्दे पर भी होगी सदन में चर्चा। राज्यसभा में हंगामा करने पर आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को मार्शल बुलाकर करना पड़ा बाहर। विदेश मंत्रालय ने किसान आंदोलन पर बयान जारी करने वाले विदेशी सेलिब्रिटीज को दी कड़ी नसीहत। कहा, संसद में पर्याप्त चर्चा के बाद हुए किसान बिल पारित, बिना जानकारी के ना करें अनावश्यक बयानबाजी। कृषि सुधार कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की आज बैठक। अपना पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र से 2 किसान संगठन भी बैठक में शामिल। 26 जनवरी को हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। आज से बेंगलुरु में शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया। आत्मनिर्भर भारत की दिखी झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में है असीमित क्षमताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राज्य प्रायोजित आतंकवाद की चुनौती का भारत कर रहा है सामना। रक्षा मंत्री ने कहा, अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करने में भारतीय सेनाएं हैं पूरी तरीके से सक्षम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अध्यक्ष ने की पार्टी प्रभारियों की नियुक्ति। नरेंद्र सिंह तोमर असम और प्रहलाद जोशी केरल के चुनाव प्रभारी बनाए गए। आत्मनिर्भरता शब्द को मिली वैश्विक मान्यता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस शब्द को चुना 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऐलान के बाद इस शब्द को लेकर वैश्विक पटल पर मिली एक नई पहचान। और सीधे रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। और अपने आप में हम जानते हैं कि बेंगलुरु में किस तरीके से लगातार वहां पे एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है और ये 5 तारीख तक चलेगा। ऐसे में लगातार वहां पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। रक्षा मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और हमने जानते हैं कि कल ही रक्षा मंत्री वहां पहुंच गए, तो उन्होंने वहां HAL की एक प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन किया था। उसके बाद आज वो इस कार्यक्रम के गवाह भी बने। 5 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें भी हम आपको मिड डे प्राइम में रूबरू कराएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर डालते हैं।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं और बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटीज को विदेश मंत्रालय की एक नसीहत दी गई है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि जो बिना जानकारी के कोई भी बयानबाजी लोग ना करें, चाहे वो कितने भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, क्योंकि जो किसान का जो जुड़ा हुआ बिल है वो संसद में पर्याप्त चर्चा के बाद पारित किया गया है और जो तयशुदा प्रोटोकॉल्स हैं उनको उसके बाद ही इस प्रकार के प्रावधानों को लाया गया है। लेकिन बिना जानकारी के तमाम सेलिब्रिटीज इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे को स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने तमाम विदेशी जो सेलिब्रिटीज हैं उनको गलत प्रकार की बिना जानकारी के जो शब्द हैं, तथ्य हैं, उसको जारी करने और इस प्रकार की बयानबाजी से बचने के लिए साफ तौर पर कहा, एक प्रकार से नसीहत दी है कि इस प्रकार के शब्दों से बचने की ज़रूरत है। विदेश मंत्रालय ने किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटीज़ को अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी है और कहा है कि इस मुद्दे को बिना सोचे समझे बयानबाजी ना करें। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की संसद ने चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारवादी विधेयकों को पारित किया है। इन कानूनों पर देश के छोटे हिस्से के किसानों को कुछ शंकाएं हैं, उसे लेकर सरकार किसानों के प्रतिनिधियों से 11 दौर की बात कर चुकी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कुछ स्वार्थी समूह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को एकजुट कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने साथ ही कहा है कि भारतीय पुलिस बल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान संयम बरता और कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हुए। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस आंदोलन को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में देखना चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर सनसनीखेज तरीके को सेलिब्रिटी और अन्य के द्वारा अपनाना ना सही है और ना ही उनका जिम्मेदाराना रवैया दिखाता है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्यों ये जरूरत पड़ी कि विदेश मंत्रालय को बाहर आकर इस प्रकार का बयान देना पड़ा, क्या वो स्थितियां? आनंद, देखिए, ये जो पूरा मसला है वो कल रात से शुरू हुआ जब अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉपुलर है, उन्होंने भारत के जो अभी किसान एजुटेशन और जो भी फार्म बिल को लेकर तमाम कंफ्यूजन चल रहे हैं देश में, उसको लेकर ट्वीट किया। उसके बाद एक सीरीज आई, बहुत ज्यादा जो फॉरेनर सेलिब्रिटीज हैं जो वहाँ के अमेरिका के हों, यूके के हों, और बहुत ज्यादा वहाँ की मीडिया में भी इस बात को उछालने की कोशिश हुई कि जो इंडिया में फार्मर का जो भी चल रहा है एजुटेशन या सरकार के सालों के विरोध चल रहे हैं वो क्या है। तो एक तरीके से कहें कि एमईए का जो ये प्रयास है एक उसको शैक्षिक रूप से दुनिया के सामने रखा जाए कि वस्तुतः स्थिति क्या है, ये कौन सा संदर्भ है जिसमें ये आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे की वजह है सरकार ने इस पर अभी तक किया है, क्योंकि यही 3-4 बिंदु हैं कोई शख्सियत है जिनके बहुत ज्यादा है, उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश की है। तो ये जरूर है कि इस बारे में एक सरकार की राय रखी जाए। जो 3-4 रवैया है, पुलिस का रवैया प्रदर्शन को लेकर ऐसा रहा है या आंदोलन किस लेकर रहा है, क्या सरकार ने इस बारे में किसानों से कभी बात की है या नहीं की है, तो इन तमाम चीजों का एक तरीके से स्पष्ट किया है कि सरकार लगातार बात कर रही है, आंदोलन डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है और पुलिस ने पूरी संयम का परिचय दिया है इस पूरे आंदोलन के दरमियान। शुक्रिया अभिषेक, इस बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर थी जो कि एक तरीके से जो किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी विदेशी सेलिब्रिटीज बयानबाजी कर रहे हैं वो तथ्यों से परे है और इस बात की स्थिति को स्पष्ट किया है विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में। आगे बढ़ते हैं और बात संसद से जुड़ी कार्रवाई की करते हैं। संसद में बजट सत्र के चौथे दिन आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष के बीच धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा कराने पर सहमति बनी है। इसके लिए पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा को 5 घंटे बढ़ाकर 15 घंटे करने का फैसला किया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे। More time should be given to the discussion on precedent motion, and if kindly chair can agree, we have arrived with a consensus after speaking to the leader of opposition and arrived at a consensus with the other leaders. We can allot more time with your permission for this particular motion, and for that today question hour may be suspended and tomorrow question hour and 0 hour may be suspended, and we can take it for 15 hours.
so that all the parties can also participate in the discussion. वहीं सरकार के इस फैसले के लिए विपक्ष ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। और वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनावों को सफलतापूर्वक कराने के लिए भी बधाई दी है। इसके साथ नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। राष्ट्रपति के मोशन ऑफ थैंक्स से पहले कोई बिजनेस नहीं लिया जाता, इसलिए हम सब लोग जितने विपक्ष के लोग हैं 18-19 पार्टियां मिलके हमने तय किया कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स से पहले डिस्कशन किसानों का नहीं होता है तो जो डिस्कशन उस दिन होना चाहिए था किसानों के लिए ही, वो हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी चर्चा करेंगे 5 घंटे। तो वो 5 घंटे जो किसानों की चर्चा करनी थी अलग से बिल्कुल स्टैंड अलोन, वो हम चर्चा करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और वो 5 घंटे वहां बढ़ाए जाएं 15 घंटे। और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब की मांगी बधाई देता, जो अच्छी बात है उसको बधाई देना चाहती। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए थे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायत राज सिस्टम जो राजीव जी ने शुरू किया था वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए, मैं यहां से चला गया अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए कि इसको लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से कोalition गवर्नमेंट्स में कई मजबूरियां आती हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम हुआ है बीडीसी का और डीडीसी का, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुश्मनी से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। वहीं चर्चा शुरू होने से पहले राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद उन्हें राज्यसभा के सभापति ने दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया। इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद उन्हें राज्यसभा के सभापति द्वारा दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई से बाहर करने को सही ठहराते हुए रामदास अठावले ने कहा कि मैंने तो उन्हें सदन से सस्पेंड करने की मांग की थी। हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ बात करते हुए उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन को खत्म करें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए सभापति को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मुझे लगता है कि ये संसद का जो कामकाज है, कामकाज चलना चाहिए, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हंगामा करने का आपको अधिकार है, लेकिन रोज रोज हंगामा करना ठीक बात नहीं थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो 3 सांसद थे उन्होंने आज फिर भी वेल में आकर हंगामा किया, और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई मेंबर को उठाकर मतलब दले गए, ऐसा कभी हुआ नहीं। उनको बार बार माननीय चेयरमैन साहब ने टोकने के बाद भी, उनको समझाने के बावजूद भी वो बार बार वेल में आ रहे थे, हंगामा कर रहे थे, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे। और मैंने तो मांग किया था कि उनको तो सस्पेंड करना चाहिए। कि अब किसानों को भी बॉर्डर पर मान जाना चाहिए, अब सदन में चर्चा हो और किसान भी सरकार के साथ वार्ता करें, ऐसा मानते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि किसानों ने सरकार के साथ वार्ता करने की भूमिका ले ली थी। 10 बार नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन उनका एक ही मांग था कि भाई कानून पीछे ले लो। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून पीछे लेने का या उस पर स्टे दे दिया है, उसके लिए समिति बनाई है, तो सरकार सभी के लिए
तैयार है। आज अभी कम से कम 14.5 घंटे की जो चर्चा है ये राज्यसभा में करने का निर्णय हो गया है, इतना टाइम इसके लिए दे दिया है। और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे मुद्दे पर भी बोलिए, लेकिन किसान का जो आंदोलन है, किसान के आंदोलन के संबंध में या जो कानून बना है उसके संबंध में क्या उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार रखने का सबको अधिकार है। तो मुझे लगता है कि आज जो महापंचायत हो रही है किसान नेताओं की, उन्होंने मतलब आज निर्णय लेना चाहिए, आंदोलन खत्म करना चाहिए। आंदोलन जो है किसानों से खत्म करने की अपील कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान किसान आंदोलन से जुड़े एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के गाजीपुर, चिल्ला, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों द्वारा बॉर्डर अवरुद्ध करने पर दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों के निवासियों के लिए स्थिति असुविधाजनक है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आंदोलन में जनता और सरकारों को वित्तीय नुकसान होता है। और इस पूरी बातचीत करने के लिए, इस अधिक खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजेश, अगर अभी तक की राज्यसभा की कार्रवाई के लिहाज से बात की जाए तो क्या कुछ अहम चीज़ें या स्थितियां निकल के आई हैं? देखिए आर्येंद्र, जो सबसे दिलचस्प था कि आम आदमी के पार्टी के जो 3 सांसद थे, संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता, इन तीनों ने विपक्ष की रजामंदी के बावजूद किसानों के समर्थन में राज्यसभा के भीतर जो है वो फिर से उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की। सभापति ने बहुत समझाया भी उन्हें कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मजबूरी में फिर मार्शल के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया और दिन भर के लिए उन्हें सभा की जो कार्यवाही है उससे उनको बाहर कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा जो है घटनाक्रम आज रहा, एक नाटकीय घटनाक्रम में हम कह सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट के दिन और कल 3 दिनों तक लगातार विपक्ष जो है किसानों के मुद्दे पर आंदोलित रहा। सदन के भीतर भी कामकाज जो है वो ठीक से नहीं होने दिया गया। लेकिन आज विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष की बातचीत के बाद एक रजामंदी की मुहर लगी कि 10 घंटे की जो चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर होनी थी उसको बढ़ा करके 5 घंटा और बढ़ाया गया, यानी 15 घंटे जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लिहाजा किसानों से संबंधित जो मुद्दे हैं वो खुद ब खुद आएंगे। चूँकि किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया था और लाल किले पर जो घटना घटी उसका भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया था। तो कहीं ना कहीं 5 घंटे की जो मियाद है बढ़ गई है, उसकी वजह से सांसदों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो अगर उत्पात मचा रहे थे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया ताकि सदन की कार्रवाई चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है। भुवनेश्वर कलिता ने बीजेपी की तरफ से शुरुआत की और गुलाम नबी आजाद ने भी चर्चा में हिस्सा लिया है। तो ये जो कारवा है आगे बढ़ चुका है। कल उम्मीद है कि चर्चा जो है वो पूरी करा ली जाएगी। 15 घंटे जो है जब पूरे होंगे उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उस पर रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि कल 2 बजे तक जो है वो चर्चा होने के बाद अगर 15 घंटे नहीं पूरे होंगे तो शायद परसों भी चर्चा हो, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है संसद की। राजेश, हमने देखा कि विपक्षी दल तमाम किसानों के मसले को लेकर आंदोलित से नजर आ रहे हैं। क्या अभी तक के सदन में की गई चर्चा में क्या कुछ कंस्ट्रक्टिव या सकारात्मक सुझाव किसान मुद्दे को लेकर निकल के आए हैं, जो एक तरीके से कहा जाए कि हाँ साहब इस प्रकार के प्रावधानों पर सरकार विचार कर सकती है? कोई ऐसा कोई सुझाव विपक्षियों द्वारा? देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार जो मांगे हैं, आज जो नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा है गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने एक तरफ सरकार का समर्थन किया है, उन्होंने सरकार की पीठ भी थपथपाई। 5 घंटे की जो मियाद बढ़ाई गई उसको लेकर भी उन्होंने सरकार की पीठ थपथपाई। जो किसानों ने जो उपद्रव मचाया लाल किले पर उसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। कश्मीर में जो पंचायत के चुनाव कराए गए, डीडीसी के चुनाव हुए, उसको लेकर भी उन्होंने सरकार के साथ अपना सुर में सुर मिलाया। तो एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जो है गुलाम नबी आज़ाद वो सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों के बिल के संदर्भ में जब उन्होंने अपना जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में उन्होंने जो अपनी बात रखी उसमें उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित जो विधेयक है उसको वापस ले लिया जाना चाहिए। तो विधेयक को लेकर जो गुलाम नबी आज़ाद का जो स्टेटमेंट आया है वो वापसी का ही स्टेटमेंट है, लेकिन
कई और जो अन्य सांसद हैं उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेसिव होकर के उस कांग्रेस के साथ सुर में सुर नहीं मिलाया है, लेकिन विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं उनकी रजामंदी इसी बात को लेकर है कि विधायक को सीधा वापस कर लिया जाए, जबकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि रुख जो है लचीला हो सकता है, बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन विधेयक को सीधा वापस कर लिया जाना यह कहीं से भी ठीक दिखाई प्रतीत नहीं हो रहा है। जी राजेश, एक और चीज भी इस बात से साफ तौर पर निकल के आती है कि जिस तरीके से सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से बजट सत्र की शुरुआत में ही कहा गया था कि हर मसले पर चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है, कम से कम इस पूरे मसले पर जो एक सहमति या व्यवहारिक तरीका निकाला, ये भी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब सत्ता और विपक्ष के बीच रजामंदी हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जो समय अवधि है उसको बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने उस मांग को मान ली और प्रतिपक्ष ने भी उसका स्वागत किया। और सत्ता पक्ष के द्वारा पहले दिन से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने को तैयार हैं, विपक्ष अपनी बात जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ रखे। हालांकि जो तमाम 16, 17, 18 जो विपक्षी पार्टियां थी, जो तमाम लोग आंदोलित थे, कल भी हाउस चलने नहीं दिया गया, वो तमाम लोग मान गए और तमाम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा शुरू हुई है उस पर सहभागी बनने का फैसला लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो 3 सांसद थे उन्होंने बहुत ही हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। शुक्रिया राजेश, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर की रुख करते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की जांच कराने को लेकर दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि सरकार इस मामले में जांच कर रही है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मामले की जांच के बाबत मीडिया में बयान भी दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाओं को सरकार को ज्ञापन देने की सलाह दी है। और हमारे सहयोगी विकास सारथी इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, कौन लोग थे जो इस पूरी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे और क्या मांग की गई थी इस याचिका में? देखिए, इसमें एक से ज्यादा याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कुछ याचिकाएं वकीलों की तरफ से दाखिल की गई थी व्यक्तिगत तौर पर, और कुछ जो थे वो कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस तरह की याचिका दायर की थी। और इसमें दोनों तरफ के लोग थे। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी मांग की गई थी कि जांच के साथ साथ हिंसा करने वाले लोगों पर एफआईआर हो, किसानों पर कार्रवाई हो, उन पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि इस अभी जो स्टेज है उस पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देना ठीक नहीं है, क्योंकि जो खबरें पड़ी हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जो खबरें पड़ी हैं उनके मुताबिक इस मामले में सरकार जांच कर रही है और इसके लिए रुकना चाहिए सभी पक्षों को। और दूसरी बात, यहाँ पर सीजीआई ने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था प्रेस में कि कानून अपना काम करेगा, तो लोगों को रुकना चाहिए और किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए कि जांच किस दिशा में होगी, किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इस मामले में दखल ना दे, और ये याचिकाकर्ता अगर इनके पास कोई ठोस तथ्य हैं तो उसका ये ज्ञापन सरकार को और गृह मंत्रालय को सौंप सकते हैं। विकास, आपने देखा पहले भी जब दिल्ली पुलिस पहुंची थी इस 26 जनवरी के प्रदर्शन को रोकने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पास, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून को अपना काम करने का एक तरीके से अधिकार है, दिल्ली पुलिस को पता है कि उसके क्या अधिकार। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भेजा इस प्रकार की चीज़ों से अपने आप एक तरीके से अलग रख रहा है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे होने वाली कानून व्यवस्थाओं से जुड़े हुए मसले हैं? जी आरिंद्र, बिल्कुल। कोर्ट ने ये कहा कि कानून की जो संवैधानिकता, या जैसा दावा किया जा रहा है कि संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, इस तरह के काम सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते हैं। कानूनी काम जो भी है, कानूनी पहलू जो है इस पूरे कानून के, उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा जो मामला है उस पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह स्वतंत्र है। ये पहले भी कोर्ट ने कहा था कि, और वो कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं देंगे, ना तो दिल्ली पुलिस की मांग पर, ना ही धरना दे रहे किसानों की मांग पर, कोई भी एक तरफा डायरेक्शन वो नहीं देंगे। तो पुलिस अपना काम करे, पुलिस के पास जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका अख्तियार, उसके पास जो भी कानूनी अख्तियार है उनका इस्तेमाल करे, लेकिन कोर्ट किसी तरह से कोई भी रिस्ट्रेन ऑर्डर दोनों पक्षों में से किसी के भी खिलाफ पारित नहीं करेगा। शुक्रिया विकास, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका।
और वहीं कृषि सुधार कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की आज बैठक हो रही है। नई दिल्ली के पूसा स्थित नॉस कॉम्प्लेक्स में बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में समिति के सदस्य अनिल धनवट, डॉक्टर प्रमोद जोशी और अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद हैं। कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में समिति के सामने अपना पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र से 2 किसान संगठन भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए ओपी यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। ओपी, क्या कुछ आज का अपडेट आपके पास में है? कौन से ये संगठन है जो आज इस समिति के सामने पेश हुए हैं और क्या कुछ बातें इन्होंने अभी तक रखी हैं? कुछ जानकारी आपके पास? जी आर्येंद्र, मैं आपको बता दूं, सुबह 11 बजे यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गठित कमेटी है उसके सदस्य अनिल धनवट और अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी बैठक के लिए आए थे। बैठक में शुरू में महाराष्ट्र से कुछ किसान संगठन आए थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि कृषि सुधार कानूनों में जो अधिकांश बातें वो किसानों के हित में है, तो जाहिर सी तौर पर इन कृषि सुधार कानूनों को सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए। इनमें कुछ संशोधन की अगर जो गुंजाइश है वो किया जा सकता है। इसी तरह अन्य राज्यों से भी किसान संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और समिति को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कृषि सुधार जो कानून है वो कहीं न कहीं अन्नदाता के हित में है, लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको लेकर किसानों को ऐतराज है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कुछ किसान संगठनों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि विरोध प्रदर्शन का अलग एक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना अलग है, लेकिन जिस तरह से हिंसा और अन्य तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं वो किसान संगठनों के लिए गैर कानूनी है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। समिति के जो सदस्य हैं वो बिंदुवार एक एक विषय पर तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में सभी सदस्यों से अपनी जो भी राय रख रहे हैं उनसे अपना बयान ले रहे हैं और तकरीबन 11 राज्यों से 17 किसान संगठनों के लोगों ने अपने अपने बयान यहाँ दर्ज करवाए और समिति उनका विवरण ले रही है। और सदस्यों का कहना कि हम अपना इसमें निजी पक्ष बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। जी शुक्रिया ओपी, इस अपडेट के लिए आप रखिए महत्वपूर्ण बैठक में नजर। आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। और अब नजर डालते हैं आज की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों पर। बेंगलुरु में आज एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। रक्षा मंत्री के अलावा सेना के तीनों प्रमुख और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 LCA तेजस फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया। एयर शो के जरिए भारत दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेगा। बेंगलुरु में एयर इंडिया 2021 समारोह के उद्घाटन पर 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने कोरोना काल में एयर शो का आयोजन किया गया इस बात का भी जिक्र किया और भारतीय सेनाएं अपनी क्षमता की और अखंडता को तरीके से जो देश की अखंडता है उसको पूरी तरह से रक्षा करने में सक्षम है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। भारतीय सेनाएं अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। Like many of our friendly countries, India also faces threats and challenges emanating from multiple fronts. India is a victim of state-sponsored and state-inflicted terrorism, which is now a global threat. We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved border. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत कोरोना काल के दौरान 2 वैक्सीन का निर्माण कर रहा है जो कई देशों को मुहैया भी कराई जा रही हैं। Steering through the difficult times of COVID-19 pandemic, India has become a leading nation in the world to protect the precious lives of its 1.35 billion people from the pandemic. India has endeavored to bring out not one but 2 indigenous vaccines, Covaxin, Covishield, and stated the largest vaccine drive to inoculate 270 million people. Our concern extends to people across boundaries, under which India offers more than 20 million doses to friendly countries.
और एरो इंडिया शो के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत रक्षा और एरोस्पेस में असीमित क्षमता प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एरो इंडिया एक बेहतरीन मंच है। भारत सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में सुधार किए हैं, जो कि आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करेंगे। और वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2021 में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने जोरदार प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। दोनों ही टीमों ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। By for the leader's call for the leader, and here you see the reaction. Sarans coming in from your left and Diamond play as well. Yes, Surikirans have now got themselves in what they call as Sukhoi formation, resembling the multi-role fighter aircraft. And here comes the Surikiran team. Service of the nation. With its air-to-air and air-to-ground weaponry. तो कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो तैयारियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका आज आसमान में प्रदर्शन हुआ है और दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। लेकिन इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना संबोधन दिया। कई महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने कही। क्या कुछ बड़ी बातें थी, आइए उसका जिक्र हम आपके सामने करते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम, एक तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप की जा रही हैं जो देश दुनिया में अपने आप में अनोखी हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को दुनिया देख रही, कैसे भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है रक्षा के क्षेत्र में। इस बात का भी जिक्र रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर लगातार तेज गति से बढ़ रहा है, यानी कि हम सेल्फ सस्टेन एक तरीके से हो रहे हैं और अपने आप में इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में भारत है एक जिम्मेदार आपूर्तिकर्ता, यानी कि एक जिम्मेदार सप्लायर के तौर पर भारत तमाम देशों तक रक्षा उत्पादों को पहुंचाने में सक्षम है और ये काम जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं और ये अपने आप में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा तैयारियों को आगे ले जाने के लिए मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड जैसे जो विजन है उसमें बहुत बड़ा योगदान अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका और एक जिम्मेदार देश के नाते भारत लगातार इस पूरे क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बात का भी जिक्र रक्षा मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि हाल फिलहाल के समय में जो सीमाएं हैं वहां पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से चौकस हैं और सक्षम है किसी भी एक तरीके से मिस एडवेंचर को जवाब देने के लिए। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत किसी भी तरीके की जो एक असहज स्थिति होगी, चुनौती होगी, उससे निपट सकता है। उन्होंने कहा कि एविएशन के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ता एक बाजार है, यानी कि भारत में वो अपार संभावनाएं मौजूद हैं जिसके लिए दुनिया एक तरीके से नजर लगाए देख रही है। आतंकवाद दुनिया के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है जिसको भारत दशकों से दुनिया के सामने रखता और कहता रहा है और भारत राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, उसका एक तरीके से शिकार है। यहाँ पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर वहीं पे है कि किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका एक शिकार के तरीके से भारत लगातार कई प्रकार के दंश झेलता रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई रक्षा औद्योगिक उत्पादों से लाइसेंस व्यवस्था को खत्म किया गया, यानी कि पुरानी पड़ चुकी लाइसेंसिंग व्यवस्था में आज के वक्त की जरूरत के हिसाब से तमाम रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत अगले 8 वर्षों में खर्च करेगा $130 बिलियन, यानी कि अपनी जो एक निवेश की जो बात है, जो पैसा खर्च करने की जरूरत है, उसको भारत लगातार आगे बढ़ाएगा और उन्होंने इस दिशा में अपने लक्ष्य का भी सामने रखा अपने संबोधन में। उन्होंने कहा रक्षा क्षेत्र में साल 2024 तक 1.75 लाख करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया और इस टर्नओवर में जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ा गया, यानी कि भारत अब इस प्रकार की क्षमताओं के साथ आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। और एक लक्ष्य उन्होंने जो रखा वो ये कि मेक इन इंडिया से भारत अब आगे बढ़ रहा है मेक फॉर वर्ल्ड के लिए, यानी सिर्फ हम हिंदुस्तान के लिए नहीं बनाएंगे बल्कि दुनिया भर के लिए रक्षा उत्पादों को हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने